दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फास्ट फूड चेन बिजनेसेस की, जिसमें जुबिलेंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, सैफायर फूड, ट्रैवल फूड सर्विसेज और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया काम करते हैं। तो किस किस बेसिस पे हम इनका कंपैरिजन करेंगे, कौन कौन सी ब्रांड ये रन करते हैं, स्टोर का फुटप्रिंट और कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये कौन कौन सी ब्रांड ऑन करते हैं। अब जैसे जुबिलेंट फूड वर्क है, इसके पास क्या क्या है, डोमिनोज है और पॉपीज़ है। पॉपीज़ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के पास भी है, लेकिन केवल इंडोनेशिया में। इसके बाद इनके पास डंकिन डोनट है, देवयानी KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी और वांगो स्टोर्स चलाता है, आउटलेट चलाता है। सैफायर फूड के पास भी KFC और पिज़्ज़ा हट का थोड़ा शेयर है और साथ में टाको बेल भी है। ट्रैवल फूड सर्विसेज, ये इन सभी में सबसे यूनिक बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ये केवल काम करता है एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर जितने भी आउटलेट होते हैं वो सारे ये खोलता है। कितने? 100+ पार्टनर्स के, जिसमें मेन है KFC, पिज़्ज़ा हट, वागामामा, कॉफ़ी बीन्स, सबवे, थर्ड वेव कॉफ़ी, ऐसे करते करते बीकानेर वाला 100 पार्टनर्स हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इनके पास 2 ब्रांड्स हैं, बर्गर किंग और पॉपीज़। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे केवल KFC, तो अगर हम KFC की ही बात करें तो 3 कंपनीज KFC का ही काम कर रही हैं, देवयानी, सैफायर और ट्रैवल फूड। हमें अपरेंटली देख करके पता नहीं लगता कि देवयानी चला रही है, सैफायर चला रही है। हाँ, ट्रैवल फूड्स का आपको पता लग जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट पे जितने भी हैं वो सारे राइट्स इनके पास हैं। ठीक है, किन किन देशों में? तो जुबिलेंट फूड, डोमिनोज, पॉपीज़ और डंकिन डोनट्स किन किन कंट्रीज़ में चलाता है? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, टर्की, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया। ऐसे ही जो देवयानी है वो इंडिया में, थाईलैंड में, नाइजीरिया में और नेपाल में काम करता है। सैफायर फूड इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में काम करता है। जो ट्रैवल फूड सर्विसेज है वो कहाँ कहाँ के एयरपोर्ट्स पे काम करता है? इंडिया, मलेशिया और हांगकांग के एयरपोर्ट्स पे। और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जिसे हम बर्गर किंग कहते हैं, जनरली कहते हैं, इंडिया और इंडोनेशिया में काम करता है। इनके पास कितने आउटलेट्स हैं? तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के पास प्रेजेंट में 3480 आउटलेट हैं। देवयानी के पास 2030 930 आउटलेट सैफायर के पास हैं, 442 आउटलेट ट्रैवल फूड सर्विसेज के पास हैं और रेस्टोरेंट ब्रांड के पास 605 तो रेस्टोरेंट हैं, आउटलेट्स हैं और 350 BK कैफ़े हैं जहाँ इनकी कॉफ़ीज़ मिलती हैं। अब है क्या प्रेजेंट में, देवयानी और सैफायर ये दोनों मर्ज होने जा रहे हैं। तो जैसे ही ये दोनों मर्ज होंगे तो इनके आउटलेट भी टोटल हो जाएंगे। तो इनके आउटलेट लगभग 3000+ हो जाएंगे, जो लगभग जुबिलेंट फूड के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें इनकी वैल्यूएशंस की, क्योंकि कौन सा शेयर हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना, वो हमें केवल और केवल उनके वैल्यूएशंस पे पता लगता है। अब वैल्यूएशंस जो होता है वो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बैंकिंग NBFC में बताया था ROA देखना ज़रूरी होता है, वैसे ही यहाँ पर हमें ROE देखना है, प्राइस टू बुक देखना है, 3 सालों की, लास्ट के 3 साल 2 साल की सेल्स की ग्रोथ देखनी है। तो एक एक करके हम देखते हैं। मार्केट कैप सबसे ज़्यादा जुबिलेंट का है, फिर देवयानी, सैफायर, ट्रैवल फूड। तो जो ट्रैवल फूड है ना, देखो इसमें सबसे यूनिक बिजनेस है, उसका लगभग 15,800 करोड़ रुपए का बिजनेस है। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इनका कंपटीशन नहीं है। और यही रीज़न आप देखोगे, आगे आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब ग्रॉस खर्चे हटा करके हमारा मार्जिन कितना बन रहा है। तो आप देखोगे ट्रैवल फूड्स का कितना है और इनका सबका देखो। तो ट्रैवल फूड का जो मार्जिन है वो औरों से लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका कोई कंपटीशन आपस में है ही नहीं, ये सीधा एयरपोर्ट पे जाकर के आउटलेट खोलते हैं। यही रीज़न है
कि ये महंगा बेचते हैं। अब एयरपोर्ट पे जाओगे तो महंगा खाओगे तो इन्हें महंगा दाम दोगे। तो अगर मैं बोलूँ ट्रैवल फूड एज ए शेयर होल्डर, मतलब अगर हम इस कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं कहूँगा अगर एज ए कंज्यूमर तो मैं कहूँगा नहीं यार, इतना महंगा खाएंगे हम, ज़रूरत होगी तभी खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। तो 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें, जुबिलेंट फूड की लगभग 23% की सेल्स ग्रोथ है। हर साल ये 23% से अपने पिज़्ज़ाज वगैरह ज़्यादा बेचता है। देवयानी 33%, 18% सेफायर, ट्रैवल फूड 63% और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लगभग 20%। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ हो रही है ट्रैवल फूड्स की, उसके बाद देवयानी की, और जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो हो सकता है लगभग ये 25% की ग्रोथ कर दें ऑन एन एवरेज। इसके बाद देखते हैं प्राइस टू बुक, पी रेशो बाद में देखेंगे। प्राइस टू बुक देखें, प्राइस टू बुक से पता लगता है कौन सी कंपनी कितनी महंगी है। जितना ज़्यादा प्राइस टू बुक होगा उतनी ही कंपनी महंगी कहलाएगी। मैं आपको ना छोटा सा एक एग्जांपल दे करके प्राइस टू बुक बता देता हूँ। लेट सपोज ये बैलेंस शीट है किसी कंपनी की, 200 करोड़ की फिक्स एसेट है, 100 करोड़ की करंट एसेट है, शेयर कैपिटल 380 करोड़ है और लायबिलिटीज 20 करोड़ हैं। इसको हम 200 करोड़ कर लेते हैं तो टोटल बैलेंस शीट का आ गया 400 करोड़। तो प्राइस टू बुक में बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू ये है कि हम अगर इस कंपनी को बेचें तो कितने में बिकेगी। तो इसका 400 करोड़ रुपए की हमारे पास एसेट है, बट 20 करोड़ में आउटसाइडर्स को पे करने हैं। तो यहाँ हमारी कितने की कंपनी बिकेगी? 380 करोड़ की। तो अगर डोमिनोज का या जुबिलेंट फूड वर्क्स को लें, अगर इनका प्राइस टू बुक 16.7 टाइम्स है, इसका मतलब ये इसकी बुक वैल्यू जितनी भी होगी उसका लगभग 17 गुना अभी इसका करंट वैल्यूएशन चल रहा है, मतलब सबसे महंगा यही है। इसके बाद अगर हम देखें प्राइस टू बुक देवयानी का 11 गुना, 13 गुना ट्रैवल फूड्स का, सैफायर और रेस्टोरेंट ब्रांड का काफ़ी कम है 4 to 5 टाइम्स। इसके बाद पी रेशो अगर हम देखें तो आप देखोगे कि पी रेशो 120 और ट्रैवल फूड्स का 45, बाकियों के हैं ही नहीं। क्यों? पी रेशो का फॉर्मूला होता है MPS मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन में EPS अर्निंग पर शेयर। जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर नेगेटिव होगी उनका PE नहीं आएगा। दैट मीन्स ये तीनों कंपनियां करंट में लॉस दिखा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर खराब हो गए। देखो, लॉस दिखाने के कई रीज़न हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, अगर हम डीप स्टडी करें तो हमें समझ में आता है कई कंपनियों ने इतनी एसेट खरीद ली कि उनका डेप्रिसिएशन ही इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ गया, जबकि कैश फ्लो देखेंगे उनके पॉजिटिव दिखाई देंगे। इसके बाद हम प्राइस टू बुक हमने देख लिया। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, कि जितना उनका इक्विटी है उसके ऊपर क्या रिटर्न आ रहा है, तो हायर इज़ बेटर। तो यहाँ पे ROE सबसे ज़्यादा किसका है? ट्रैवल फूड्स। और देखो, क्यों ना हो, अगर एक हमें सिंपल बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि इसका काम क्या है, एयरपोर्ट पे जा कर के यही चीज़ें बेचना जो बाकी आउटलेट नॉन एयरपोर्ट पे बेच रहे हैं, तो सिंपल चीज़ है, एयरपोर्ट पे चीज़ महंगी मिलेगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो गया, ROE ज़्यादा हो गया, मतलब कम पैसा लगा करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ROE अपने आप से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें 13 टाइम्स, और इसके बाद इनके काफ़ी नेग्लिजिबल हैं और ये ROE नेगेटिव है। इसका ROE नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अभी ये प्रेजेंट में, अभी ये 2-3 साल पहले ही इंडिया के अंदर कंपनी आई है, लिस्ट हुई है और ये अभी ग्रो कर रही है। तो जब कोई कंपनी ग्रो करती है ना, स्टार्टिंग में उसके ROE नेगेटिव हो जाते हैं।
इसके बाद अगर हम कैश फ्लोज देखें तो ये कैश फ्लो को मैंने कैसे यहाँ पे शो किया है। ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि अपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए सभी कंपनी का पॉजिटिव है, इसका मतलब इनका काम चल रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब कि हमने स्टोर्स खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी खरीदी जिससे कि हमारा बिजनेस जो है आगे इन फ्यूचर बढ़े। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ हम समझें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 850 करोड़ जुबिलेंट फूड वर्क्स ने लगाए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 840, तो 849 कह रहे हैं टू बी स्पेसिफिक। तो इसका मतलब क्या है, माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब मैंने बताया था लोन्स या लोन का इंटरेस्ट टू बी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या है 849 रुपीज़ इन्होंने करोड़ रुपीज़ पे बैक किए हैं, दिए हैं, वापस किए हैं। लोन दिया होगा, वापसी कर दिया होगा, या फिर लोन का इंटरेस्ट वापस किया होगा। अब वहीं हम देखें रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में अगर हम आएँ तो यहाँ हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस दिखेगी। तो ये प्लस क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इस साल अपने शेयर बेचे हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर से पैसा ये आया है, और लोन भी इन्होंने लिया है, लेकिन 500 करोड़ के तकरीबन इनका शेयर से पैसा आया है। इसके बाद अगर हम बात करें देवयानी इंटरनेशनल की, तो 900 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाए, जिसमें से 461 तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब एसेट्स वगैरह खरीद ली फॉर फ्यूचर, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 425 करोड़ रुपए वापस कर दिए, विद इंटरेस्ट कर दिए होंगे। अब अगर आप ये समझें कि अगर हम इसमें देखें देवयानी इंटरनेशनल में 900 करोड़ रुपए इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाए, जिसमें से 461 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ने लगा लिए, डेवलपमेंट के लिए लगा दिए, और इतने का 425 करोड़ का लोन और इंटरेस्ट पे कर दिया। तो कभी भी इसका टोटल इक्वल नहीं आएगा, आ सकता है लेकिन जनरली इसका टोटल इक्वल नहीं आएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर हमने नेट कैश कितना कमाया या कितना कैश पे किया। सैफायर अगर हम देखें और इसके बाद हम ट्रैवल फूड्स देखें, तो जितना कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लगाएगी उतना ही फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। डेटर डेज, अब डेटर डेज का मतलब क्या हुआ? डेटर डेज का मतलब ये कंपनियां जिन लोगों को अपना माल बेचती हैं वो कितने टाइम में पैसे दे देते हैं। अब जुबिलेंट फूड 15 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 23 दिन, 5 दिन। अब ये देखते के साथ ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जुबिलेंट फूड वर्क को तो वो मेरे को पिज़्ज़ा बाद में देता है, पैसे पहले लेता है, तो ये डेटर डेज 15 कैसे हो गए? या अगर हम कहीं एयरपोर्ट पे जाएं तो वो हमसे पहले पैसे लेते हैं, है ना? तो डेटर डेज तो 0 होने चाहिए, क्योंकि वो तभी के तभी एट ए टाइम पैसे लेते हैं। लेकिन ये डेटर डेज कौन से हैं कि ये केवल ऐसा नहीं है कि ये लोगों को ही खाना बेचते हैं, ये जोमेटो स्विगी के थ्रू भी पेमेंट कराते हैं, वॉलेट के थ्रू जैसे पेटीएम वगैरह वॉलेट से भी पैसे लेते हैं, रिलाइज करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लेते हैं, और कॉर्पोरेट ऑर्डर भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जनरली होता क्या है, जोमेटो स्विगी से आप कोई भी अगर फूड बेचोगे तो 7 से 10 दिन का उसका टाइम होता है पैसे वापस आने का। ऐसे ही पेटीएम के वॉलेट में आपने ले ली, उसका रिलाइजेशन 7 से 10 दिन में होता है। तो ये डेटर डेज वो नहीं है जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचा माल, ये एक तरीके से वो हैं जो जोमेटो स्विगी क्रेडिट कार्ड या कॉर्पोरेट बल्क ऑर्डर के थ्रू आपने माल बेचा है, तो इसीलिए ये इतने आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेंट्री डेज, तो इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या है कि कंपनी कितने दिन की इन्वेंट्री अपने पास रखती है। सबसे कम 11 दिन। इसी से समझ में आता है कि कितनी एफिशिएंट ये कंपनी है। इसके बाद 10 दिन का ये स्टॉक रखते हैं, 18 डेज का ये स्टॉक रखते हैं। सबसे ज़्यादा स्टॉक हमारा डोमिनोज रखता है। क्यों? इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि हमें थोड़ी पुरानी चीज़ें डोमिनोज से खानी पड़ती हैं। मतलब हो सकता है कि जो हम आज पिज़्ज़ा खा रहे हैं उनके इंग्रेडिएंट, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हों जो 60-65 दिन पुराने भी हो सकते हैं, पक्का नहीं है। जैसे अब चीज़ वगैरह होता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें अगर
लेट सपोज वेजिटेबल्स हैं वो डीप फ्रीज कर दी अगर हो सकती हो तो, या और आइटम हो गए, मैदा वगैरह हो गया वो ऊपर फ्रीज़र में डाल दिए, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो कि पुरानी हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या है कि कितने दिनों की इन्वेंट्री ये रखते हैं। जितने कम दिनों की इन्वेंट्री रखेंगे उतनी ही एफिशिएंसी से हम लोग काम कर रहे हैं, ये कहा जाता है। तो अभी रीसेंट कॉन कॉल्स जो हैं इन कंपनियों की, तो वहाँ किस किस बात पे कौन कौन सी कंपनी ने ज़्यादा जोर दिया। जैसे जुबिलेंट है, वो कहते हैं हम तो नए स्टोर खोलेंगे, और अगर इन्होंने बोला नए स्टोर खोलेंगे इसका मतलब आगे सेल्स ऊपर होने की आशंका है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करेंगे। डिजिटल डिलीवरी पे ध्यान देंगे, मतलब जैसे जोमेटो स्विगी के थ्रू जब हम माल बेच रहे हैं, हम खुद अपनी डिलीवरी के थ्रू हालांकि ये बेचते हैं, तो उसको हम और अच्छा बनाएंगे। देवयानी और सैफायर दोनों का एक ही काम था कि भाई हम मर्ज करेंगे और 3000 आउटलेट हो जाएंगे और हम सीधे सीधे कम्पीट करेंगे। किससे? जुबिलेंट फूड प्रोडक्ट से। ट्रैवल फूड ये कहता है बस मेरे को तो एक ही काम करना है, मेरे को QSR बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ इन्वेंट्री बढ़ानी है, नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ानी है, नंबर ऑफ स्टोर बढ़ाने हैं एट मेजर एयरपोर्ट्स। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया कहता है हमें जो लॉस हो रहा है वो लॉस होता रहेगा, अभी भी आगे भी लॉस होगा, लेकिन हम अभी केवल क्या सोच रहे हैं कि हम अपनी सेल्स बढ़ाएं और अपने स्टोर्स बढ़ाएं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये अपने स्टोर्स बढ़ाता जाएगा, अभी भी हम इन्हें धीरे धीरे लॉस होता जाएगा, लेकिन जब ये प्रॉफिट करना चाहेंगे ना, ये इजीली कर लेंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट करना इनके हाथ में होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है तो आप जनरली प्रॉफिट कर लेते हो, ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के अंदर, तो इसमें क्या है कि जनरली ये जब हम कंपनी कोई भी शुरू करते हैं तो हमारे दो मोटिव हो सकते हैं, तो प्रॉफिट कमाना या हमारा सेल्स बढ़ाना। तो अभी इनका मोटिव जो है वो सेल्स बढ़ाना है, केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अगर हम नटशेल में बात करें समरी के रूप में, तो मैं कहता हूँ ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे ट्रैवल फूड्स बहुत अच्छा कर रही है, ROE भी इसका बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी से काम कर रही है, P रेशो भी अच्छा है, इसके बाद एवरेज सेल्स भी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं अपरेंटली देखूं, मेरे से कोई कहे कि भाई इनमें से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, तो मैं कहूँगा यार मेरे को सबसे अच्छी तो ट्रैवल फूड्स लग रही है। अब कोई कहे इसके बाद आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, तो देखो इसके बाद मेरा थोड़ा सा पार्शियल भी है, क्योंकि एक दो शेयर्स मेरे पास भी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को इस इंडस्ट्री में सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, कभी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेरे को जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे को कंपनी सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरे को कंपनी सस्ती मिलेगी ना, तो मैं पूरा उसको ड्राइव करूँगा। यानी जैसे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है, अब आप सोचिए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आज 4.6 प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। अगर ये 11 टाइम प्राइस टू बुक हो जाए तो सीधा सीधा यहाँ से 2.5 गुना शेयर प्राइस तो ऐसे ही बढ़ गया बिना किसी सेल के। तो कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यूएशन कम है, इस वजह से नहीं है कि कंपनी खराब है, केवल इस वजह से है कि अभी प्रेजेंट में थोड़ा लॉस कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपनी जितनी भी QSR कोड वाली जितनी भी QSR कंपनीज हैं, हम उसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।